और बुलेटिन में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी तस्वीर जो कोरोना के आंकड़ों को लेकर जुड़ी हुई है। कोरोना को लेकर ये अपडेट आप देख रहे हैं जिसमें 12 लाख के पार जा चुके हैं कोरोना केसेस। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 7,82,000 है, माफ कीजिए, और मरने वालों का आंकड़ा 29,861 है। लेकिन ये आंकड़े इसलिए और ज्यादा डराते हैं क्योंकि बीते 24 घंटे की जो तस्वीर है वो एक बार फिर से चौंकाती है और अहम सवाल खड़े करते हैं कि लॉकडाउन तो हमने धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया, लेकिन आंकड़ों में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसे लेकर आगे क्या प्लान है। अब आप ये 24 घंटे की तस्वीर देखिए। जो ये केसेस आप देख रहे हैं, दरअसल ये केसेस अभी तक के रिकॉर्ड केसेस हैं। 45,720 केसेस। अभी तक इतने केसेस किसी भी दिन कभी भी नहीं बढ़े हैं। और वहीं ठीक होने का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 29,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि 1,129 लोगों की मौत हुई है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है कोरोना केसेस का हिंदुस्तान में। जब से कोरोना का संक्रमण फैला है उसके बाद से ये परिस्थिति देखिए। अगर आप बीते कुछ दिनों की तस्वीर पर भी नजर डालेंगे, 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। और 18 जुलाई को आप देखिए, मरने वालों का आंकड़ा 543 था। आगे बढ़ते हुए 19 जुलाई को 681, लेकिन 500 से 600 के बीच ये तस्वीर थी। लेकिन ये इजाफा जो हुआ है 22 जुलाई यानी बीते दिन में, ये सीधा सीधा आप देखिए कि डबल से भी ज्यादा है। 1,129 केसेस और बढ़ोतरी हुई है 45,720 केसेस की। जानलेवा होता जा रहा है कोरोना वायरस और तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से ये आंकड़े बढ़े हैं। 18 जुलाई से 22 जुलाई तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन राज्यवार स्थिति पर भी नजर डालिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं कोरोना वायरस के, 3,37,000 केसेस। 12,556 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। कुल मौत के हिसाब से अगर आप ये आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा नंबर जो है वो महाराष्ट्र का ही है। इसमें दिल्ली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। तो वहीं केसेस यहां पर 1,26,000 के आसपास हैं। तो वहीं गुजरात की तस्वीर देखिए, 51,399 केसेस और यहां पर भी 2,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश 55,000 केसेस, 33,000 लोग यहां पर स्वस्थ भी हुए हैं और 1,263 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान की तस्वीर आपके सामने, 32,000 केसेस राजस्थान में अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 23,000 लोग ठीक हुए हैं। 583 लोगों की राजस्थान में मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 24,842 कुल केसेस हैं संक्रमण के, जिनमें से ठीक होने वालों की संख्या 16,836 है। तो वहीं 770 लोगों की मौत हुई है। तो ये पूरी तस्वीर हमने आपको कोरोना के आंकड़ों को लेकर दिखाई। लेकिन एक तरफ कोरोना के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्य लॉकडाउन की तरफ भी लौट रहे हैं। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन है, भोपाल में भी 24 जुलाई से 10 दिन का लॉकडाउन है जिस पर विवाद भी हो रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आज और शनिवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ये राज्यवार स्थिति भी आपको हम दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और भोपाल की, जहां पर लॉकडाउन जो है वो जिस तरह से लगाया गया है आंशिक रूप से उसकी तस्वीर आपके सामने। लेकिन बिहार में कोरोना का मीटर तेजी से दौड़ रहा है। केसेस 30,000 के पार चले गए हैं, लेकिन रोज ही बिहार के अस्पतालों की बदहाली की नई तस्वीर सामने आ जाती है। आरोप है कि किशनगंज में एक गंभीर रूप से बीमार महिला को डॉक्टर्स ने इसलिए देखने से मना कर दिया कि कहीं उसे कोरोना ना हो। इलाज के बगैर महिला की मौत हो गई तो घर वाले तोड़फोड़ पर उतर आए, जमकर हंगामा हुआ। आपने केवल 2 अस्पताल की चर्चा की। आपकी जानकारी के लिए केवल 2 अस्पतालों में ही मरीज नहीं है। शायद आपको ये ध्यान में होगा, चूंकि बड़े दोनों अस्पताल हैं, कि इन्हीं 2 अस्पतालों में जो एम्स है और एनएमसीएच है वहां इलाज हो रहा है। ऐसा नहीं है सुजीत जी, हमारे गया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, हमारे भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इलाज हो रहा है। इसके अलावे जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं,
आप पटना में ही यदि आप देखिए, आप पाटलिपुत्र होटल में जाइए, वहां देखिए आइसोलेशन सेंटर में हमारे कैसे लोग बिल्कुल कोई सिम्टम वाला पेशेंट नहीं है तो उसको कहाँ रखना, कोविड केयर सेंटर पे रखना। फिर थोड़ा हल्का सिम्टोमेटिक है तो कोविड हेल्थ सेंटर पे रखना, और जो क्रिटिकल है, सीरियस है, या डॉक्टर जिसको एडवाइस कर रहा है, वैसे पेशेंट्स को ही इन अस्पतालों में ले जाना है। ऐसा नहीं कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए तो हमको तुरंत एनएमसीएच पहुंच जाना है। बिल्कुल, ये जानकारी, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि दर्शकों के लिए भी ये बहुत महत्व का विषय है कि ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव होते ही हमको एनएमसीएच चल जाना है, या किसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल जाना है, या एम्स चला जाना है। तो स्वास्थ्य मंत्री अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एक महिला बगैर इलाज के मर जाती है बिहार में, लेकिन शायद वो तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री देखना भूल गए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के बाद मध्य प्रदेश, क्योंकि कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ रहा है, यूपी बंगाल के बाद बकरीद में लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लॉकडाउन का विरोध करते हुए कहा कि हर हाल में कुर्बानी होगी। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा। बाकी पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। भोपाल आने और जाने दोनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ई पास जारी होंगे जिनके माध्यम से लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे, जैसा पूर्व के लॉकडाउन में हम पिछले जाएंगे जब मई में। और ये एक तरफा लिया गया निर्णय बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी और निंदा करता हूँ। इसके ऊपर मैं आंदोलन करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से हफ्ता भर पहले, बार बार अवगत कराया, दुर्भाग्य भर भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा। त्योहारों के समय पर इस तरह करना ये बहुत गलत है। राखी और कुर्बानी हर हाल में मध्य प्रदेश में होगी, और इस कुर्बानी को रोकने का आपने जो प्रयास किया है मैं इसकी निंदा करता हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने ऐसा लॉकडाउन लगाया कि सियासी विवाद हो गया। पश्चिम बंगाल में आज और शनिवार को लॉकडाउन है, जबकि कल जुम्मे के दिन लॉकडाउन नहीं है। इसी पर बीजेपी ने ऐतराज जताया और कहा कि बंगाल में धर्म देखकर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस पर टीएमसी ने पलटवार करते हुए आरोपों से इनकार किया है। तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है ममता सरकार पर। आप तारीख के हिसाब से भी देख रहे हैं, 23, 24 और 25 जुलाई को, इसमें से 24 जुलाई को लॉकडाउन नहीं है और उस दिन शुक्रवार है, यानी जुम्मे के दिन लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन गुरुवार और शनिवार को ये लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया। और तस्वीर बीच बीच आपको हम दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर सड़कें आपको खाली दिखाई दे रही हैं, पुलिस के चेक पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। में जब भी मुख्यमंत्री होगा तो बंगाल के ही लोग होंगे। यहाँ तो गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग आके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यहाँ जब भी बनेंगे बंगाल के लोग ही बनेंगे। तो ये किस तरह का वैमनस्य एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वो फैला रही हैं। ये तो ममता बनर्जी को इमीडिएट हटा देना चाहिए, समय भी नहीं लेना चाहिए कि ये बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के चक्कर में है। बांग्लादेश और बंगाल को ये पूरा पाकिस्तान के साथ जोड़कर ये एक स्वप्न देखती हैं कि हम यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो कि भारतवर्ष के लोग, बंगाल के लोग इनको कभी नहीं बनने देंगे। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम और क्या नाम है पाकिस्तान बोल के ही सारे देश को बर्बाद कर दिए हैं। ये लोग देश का अच्छा नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि क्या नाम है देश में अशांति हो, देश में आपस में क्या नाम है जो ब्रदरहुड है वो ख़त्म हो जाए। तो ये बंगाल के लोग इसको नहीं पसंद करते हैं। इसमें बंगाल के लोग साथ नहीं देंगे बीजेपी। कोरोना काल में भी सरकार को 3 तलाक की याद आ रही है। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का दावा है कि कड़े कानूनों से 3 तलाक में 83% की कमी आई। उनका तो इरादा है कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की प्लानिंग की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति की नतीजा है कि ये बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट,
एक बड़ा रिफॉर्म और बेहतरीन रिजल्ट इसका सामने आया है। और लगभग इस दौरान 1 साल के अंदर 82% के इर्द गिर्द जो इस तरह के केसेस हैं ट्रिपल तलाक के, वो कम हुए हैं, और जो हुए भी हैं उसमें कानून ने अपना काम किया है। और इसीलिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं और अन्य महिलाएं भी ये बात कह रही हैं कि जो 1 अगस्त है उसे मुस्लिम विमेन्स राइट डे के तौर से मनाना चाहिए। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। ये खबर बाबरी मस्जिद केस से जुड़ी हुई, क्योंकि इसमें आज अहम दिन है। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होगा। सीबीआई की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होगी। कल बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी बयान दर्ज करवाएंगे। कल ही गृह मंत्री अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी से मिले थे। इस मामले में उमा भारती की भी पेशी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की रोजाना सुनवाई हो रही है। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुरली मनोहर जोशी की पेशी होगी, उनका बयान दर्ज होगा। तो कल का दिन लालकृष्ण आडवाणी इस केस को लेकर अपना स्टेटमेंट देंगे। हालांकि इससे पहले कल ही के दिन गृहमंत्री अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी से मिले भी थे। और अब बात सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य बिहार की, जहां उफनती नदियां 11 जिलों में कहर ढा रही हैं। हजारों घर डूब चुके हैं, लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। तेजस्वी यादव संकट में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए दरभंगा और मधुबनी पहुंचे। जमीन से आसमान तक जिधर भी नजर दौड़ाइए सब कुछ सफेद दिखाई पड़ रहा है। आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर घर बार, खेत खलिहान सब डूबा जा रहा है। बिहार की नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर गांव और शहरों में घुस आई हैं। जुलाई में बिहार में मानो जल प्रलय आ गया है। सीतामढ़ी में नेपाल से आने वाली नदियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे 77 पर 2 जगहों पर झीम नदी की तेज धार ने सड़कों को काट दिया है। सड़क टूट जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित है। सरकारी नाव का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में लोग पैदल ही जान जोखिम में डालकर ऊंचाई वाले स्थानों पर जा रहे हैं। मधेपुरा के रतवारा गांव में कोसी और गंगा नदी के सैलाब ने तबाही मचा दी है। रतवारा गांव पिछले 10 दिनों से पूरी तरीके से जलमग्न है। इलाके का स्कूल हो या फिर थाना, सभी इमारत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इस तरीके से मचान पर बैठ के इनकी जिंदगी इस वक्त गुजर रही है। देखिए, एक सामाजिक संस्था ने एक मचान इन लोगों के लिए बनाया है, छोटा सा कैंप आप कह सकते हैं। और तकरीबन 150 लोग जो इस गांव के थे वो इसी कैंप में इसी तरीके से मचान पर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। अब बगहा की तस्वीर देखिए। यहाँ गंडक नदी से हाहाकार मचा है। यहाँ वाल्मीकि नगर के पास रामपुरवा एसएसबी पोस्ट में पानी भर गया है। मुसीबत के मारे लोगों का दुख बांटने दरभंगा और मधुबनी के दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे। लोगों को पूरी सब्जी बांटी। मीडिया को बिहार की बदहाली दिखाई। पानी पूरा जो है, गांव जो है पानी से डूबा हुआ है और लोगों का जान पे खतरा है। लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं, सहारा बना है। साथ में नीतीश सरकार पर करारा हमला भी बोला। यहाँ नीतीश कुमार जी ने सहयोग के नाम पे, आपदा के नाम पे कोई काम नहीं किया है। यहाँ गरीबों को जो है खाने का ठिकाना नहीं है, इसलिए उनका पेट भरने के लिए हम लोगों के पार्टी द्वारा जो है उनको पूरी और सब्जी जो है वो खिलाने का काम कर रहे हैं। बिहार के 11 जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि डूबते लोगों को कुछ मदद मिल सके। मधेपुरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन से बढ़ती तनातनी के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में हर दिन नई मजबूती आ रही है। कल पीएम मोदी ने इंडिया आइडियाज सम्मेलन में भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें की। साथ ही निवेश के लिए अमेरिका को न्योता भी दिया। उधर अमेरिका ने चीन पर देश विरोधी गतिविधि का आरोप लगाते हुए उसके दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने के लिए 72 घंटे का समय दिया। तो इधर 29 जुलाई को भारत को 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिल जाएगी। उसी दिन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। रफाल आने के बाद भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रफाल चीन और पाकिस्तान का हार्ट फेल कर देगा।
चीन और पाकिस्तान सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। जब रफाल हमारे पास आ जाएंगे, अंबाला में होंगे, तो दुश्मन दुस्साहस नहीं करेगा? सोचेगा, वो बहुत सोचेगा। पूर्वी लद्दाख में घातक झड़प के बाद भी चीन अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन की शह पर रह रह कर गुस्ताखी कर रहा है। मगर अब इन दोनों का पक्का इलाज करने वाला वायुसेना का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन कांपने लगता है, जब तक वो हवा को चीरते हुए उसकी तबाही का इंतजाम कर चुका होता है। तब तक उसे भनक भी नहीं लगती। दुनिया के सबसे खूंखार और बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक रफेल 29 जुलाई को भारत आ रहा है। फ्रांस रफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के तौर पर 5 विमानों को भारत को सौंप देगा। अगर मौसम साफ रहा तो आते ही 29 जुलाई को रफेल विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात कर दिए जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की लोकेशन ऐसी है जहां से रफेल चीन और पाकिस्तान दोनों पर निशाना साध सकता है। रफेल को तुरंत सैन्य मोर्चे पर तैनात करने के फैसले से भारत ने अपने दोनों दुश्मनों को आगाह कर दिया है। ये साफ कर दिया है कि उनकी किसी भी हिमाकत का वो रफेल से घातक जवाब देगा। यही नहीं, लद्दाख में पीछे हटने से इनकार करने वाले चीन के पैर उखाड़ने में भी रफेल की ताकत काम आ सकती है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ही इन विमानों को भारत ने खरीदा है और इस वक्त दोनों आंखें दिखा रहे हैं। लिहाजा उन्हें जवाब देने के लिए वायुसेना ने औपचारिक इंडक्शन सेरेमनी को 20 अगस्त के बाद करने का फैसला किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विमान जैसे ही भारत पहुंचेंगे पूरी तरह से दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। वायुसेना के मुताबिक विमान के पायलट और स्टाफ इसकी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। इसमें लगे अत्याधुनिक हथियार एकदम ऑपरेशनल हैं। पहले ही दिन से ये दुश्मन पर हमला करने के लिए उड़ान भर सकते हैं। अगले 2 साल के भीतर भारत को ऐसे 36 रफेल फाइटर जेट मिल जाएंगे। इस तरह भारतीय वायुसेना के पास रफेल के 2 बेहद शक्तिशाली स्क्वाड्रन होंगे। 29 जुलाई को रफेल विमानों के आने से पहले नई दिल्ली में एयरफोर्स के कमांडर्स की बैठक शुरू हुई। इस बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने लद्दाख में वायुसेना के शौर्य की तारीफ की। रक्षा मंत्री ने सर्वोच्च स्तर की तैयारी के लिए भारतीय वायुसेना की पीठ थपथपाई। ये कहा कि वायुसेना सीमा पार से देश के सामने आने वाली तमाम चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहती है। वायुसेना के कमांडरों को उनका संदेश यही था कि सुरक्षा बलों को कम समय में जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को स्थायी तौर पर बढ़ाते रहना चाहिए। भारतीय वायुसेना के टॉप कमांडरों की यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इसमें चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली चुनौतियों का जवाब देने के लिए सामरिक रणनीति बनेगी और इस रणनीति में रफेल की भूमिका बेहद अहम है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। रफाल लड़ाकू विमान दरअसल दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिस अत्याधुनिक तकनीक से लैस है उसके सहारे ही इसे इस टॉप लीड में रखा गया है। लेकिन भारत के पास जब 5 विमानों की पहली खेप आ जाएगी तो आप ये देखिए कि कितनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन यानी अंबाला में इसे जो है प्लेस किया जाएगा ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जा सके। ये रफेल फाइटर जेट की विध्वंसक शक्ति है जो चीन और पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त कर देगी। पिछली विजयदशमी के मौके पर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस शस्त्र की पूजा की थी वो अब भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है। इस लड़ाकू विमान में ऐसी ऐसी खासियत है कि दुश्मन सोच में पड़ जाता है। रफेल हवा से हवा के साथ ही हवा से जमीन पर मार करने वाला विमान है।
इसके साथ ही ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है तो बहुत ऊंचाई तक जाकर भी मिसाइल दाग सकता है। इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है, जिससे इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। दुश्मन चाहे कहीं भी छुपना चाहे, ये लड़ाकू विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन को ढूंढ निकालता है। लेकिन जब इसे छिपना होता है तो ये बड़ी आसानी से दुश्मन को धोखा दे देता है। ये दुश्मन के रेडार को ऐसे सिग्नल देता है कि वो इसकी दिशा गलत समझ बैठते हैं। रफेल उड़ान भरने के सिर्फ 1 मिनट में आवाज की स्पीड को पार कर लेता है। रफेल की उड़ान क्षमता 3700 किलोमीटर तक की है। हवा में ईंधन भरने के बाद यह करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। रफेल की नोज में लगा शक्तिशाली रेडार एक साथ कई टारगेट का पता लगा सकता है। ये मल्टी रोल विमान है जो 8 तरह के विमानों के काम अकेले कर लेता है। रफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में आतंकवादी अड्डों पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। अब चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बारी। रफेल की सबसे बड़ी ताकत इसमें लगे हथियार है। इसमें परमाणु बम ले जाने से लेकर दूसरे घातक बमों को भी ले जाने की क्षमता है। यही नहीं, ये खतरनाक मिसाइलों से भी लैस है। रफेल फाइटर जेट मिटियोर मिसाइल से लैस हैं, जो 150 किलोमीटर दूर दुश्मन पर हवा से हवा में मार करती है। इसमें लगी स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, जो हवा से जमीन पर मार करती है। इसमें एक साथ 6 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। रफेल करीब 55,000 फीट की ऊंचाई से भी टारगेट पर बम गिरा सकता है। रफेल में लगी गन 1 मिनट में 125 राउंड फायर कर सकती है। एक बार में 24,500 किलो वॉरहेड उठाकर ले जाने की क्षमता वाला रफेल बॉर्डर पार किए बिना पाकिस्तान और चीन में तबाही मचा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और खासियत भी। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो रफाल की मारक क्षमता क्या है, आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा, और ये जो झलक भी आप इस वक्त यहां देख रहे हैं रफाल विमानों की, अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो पहली खेप हमें मिलने वाली है, यही खेप अगर हमें कुछ समय पहले मिल गई होती, यानी जिस समय भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके बदला लिया था, अगर उस समय यह विमान हमारे पास होता तो आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त की वो तस्वीर क्या होती। और खुद एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने आज तक के कैमरे पर इस बात पर जानकारी दी। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान को अपनी वायु सेना की ताकत का एहसास कराया था। उन्नीस सौ 71 के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हवाई हमला किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सरहद को पार कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बम गिराए थे। उस मौके पर भारतीय वायुसेना को जिस लड़ाकू विमान की कमी खली थी वो रफेल ही था। इस हमले के बाद आज तक के खास कार्यक्रम एजेंडा आज तक में खुद वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने माना था कि अगर रफेल होता तो रिजल्ट कुछ और होता। अगर रफाल होता उस समय तो क्या 27 तारीख को पाकिस्तान का रिस्पांस अलग होता? रिस्पांस का जिम्मा उनके हाथ में है, बट रिजल्ट अलग होता। इसी कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि रफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान सोच में पड़ जाएंगे। उन्हें भारत की तरफ आंख उठाने से पहले सोचना पड़ेगा। जब रफाल हमारे पास आ जाएंगे, अंबाला में होंगे, तो दुश्मन दुस्साहस नहीं करेगा? सोचेगा, वो बहुत सोचेगा। सॉल्ट कंपनी की खूबी है कि वो अपने लड़ाकू विमानों में जरूरत के हिसाब से लगातार बदलाव करती रहती है। इसका फायदा भी भारत को मिलेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।